प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा श्री जय सीताराम। आप सभी अधिवक्ता साथी, कल के वीडियो को अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो हमने एक बात जोड़ी थी कि एकदम सन्निकट फैसला लेने वाला है यूपी लोक सेवा आयोग। और इस छोटी सी बात में बहुत सारी बातें छुपी हैं जिस पर आज हम चर्चा आपसे करेंगे। इसका संबंध उच्चतर न्यायिक सेवा से भी है, इसका संबंध आने वाले समय में एपीओ से भी है और इसका संबंध आने वाली समय में जूनियर डिवीज़न की वैकेंसी से भी है। घटनाक्रम तेज़ी से 5 तारीख व्यतीत हो गई थी, 5 नवंबर, 6 नवंबर, 5 नवंबर की शाम लगभग 7:30-8 बजे, 7:30 के आसपास न्यूज़ फ्लैश हुई कि यूपी कमीशन ने अपने पीसीएस की परीक्षा के बारे में जो तिथि संदर्भित अनिश्चय चल रहा था कि एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा कि 2 शिफ्ट में होगा, और ये समान रूप से आरओ के लिए भी ये चल रहा था। ऐसे में एक स्टेज पे आके कमीशन बहुत कसमकस करने के बाद पूरे विवरणात्मक तथ्यों के साथ 3 दनादन नोटिसें आई। सबसे पहले नोटिस आई कि यूपी लोक सेवा आयोग ये स्पष्ट करता है कि सेंटर के चयन में मशक्क़त की वजह से परीक्षा एक दिन में नहीं करवा पाएगा और वह परीक्षा 7 और 8 2 दिन में जैसा पूर्व से घोषित था उसी अनुसार 2 दिनों में संपादित होगी। बच्चों ने पूरी जंग लड़ी, ट्विटर अभियान चलाया, तमाम तरीके का जो कर सकते थे सिविल के बच्चे उन्होंने किया। लेकिन सरकार इस निर्णय पे पहुंची, कमीशन इस निर्णय पे पहुंचा कि हम दोनों परीक्षाएं पर ईसीएस की परीक्षा 2 दिन में, पहली बार पीसीएस के इतिहास में ऐसा होने जा रहा है कि पीसीएस का एग्ज़ाम भी 2 दिन में होगा। आप जब वो नियमावली सर्कुलेट हुई थी तो आप लोगों ने जाना होगा कि कमीशन राज्य सरकार के दिशा निर्देश के तले इस निर्णय पे पहुंचा है कि पर्चा लीक ना हो और लोग घपलेबाजी ना करें, सेंटर में टीचर को या जो उसमें गार्डी करता है उसको अपने कब्जे में न रखें, उनके दादागिरी न चलने पाए और अन्य अनेक कारणों के चलते जो रिसर्च का विषय था। नियमावली में संशोधन करके नियम क्या बनाया गया कि जिस मंडल में आप एड्रेस दे करके फॉर्म अप्लाई किए हैं, यानी आपने दिखाया है कि हम यहाँ के वासी हैं, उस मंडल से 3 मंडल के अंतर पर आपका सेंटर होगा। यानी एक प्रकार से कुछ याद दिलाता है अनिल यादव के ज़माने में जब अध्यक्ष हुआ करते थे वो, और जब तक उनको हाई कोर्ट ने हटाया नहीं था, उन्होंने सारी परीक्षाएं लगभग ऐसे की। जो व्यक्ति गोरखपुर का वासी है वो आके लखनऊ में एग्ज़ाम दे रहा है, इलाहाबाद में दे रहा है। जो लखनऊ का रहने वाला है वो बलिया गोरखपुर जा रहा है। ये कंडीशन होती दिख रही है। मोटा मोटी एक गेस है, मैं कोई सरकारी आंकड़ा नहीं दे रहा हूँ, 5.5 लाख के आसपास यूपी पीसीएस में फॉर्म पड़ा है। कितने एग्ज़ाम देंगे तो समय बताएगा, लेकिन मेरा गेस है कि 2 लाख नहीं देंगे या 1.5 लाख में तो संदेह नहीं है। केवल फार्म अप्लाई किया है। जब सेंटर की बात आएगी कि हमारा सेंटर फलनमा पड़ा है, डिमका पड़ा है, तो केवल जाने आने के चक्कर में कि सिलेक्शन तो होना नहीं है, फालतू में कौन जाए। बहुत सारे लोग, लगभग 25% लोग अनुपस्थित रह सकते हैं। यहाँ इसके विवरण की बात नहीं है, आपका और हमारा समय बड़ा महत्वपूर्ण है। और दूसरी सूचना आई थोड़ी देर के बाद यूपी लोक सेवा आयोग से कि जो समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम 22 दिसंबर को सुनिश्चित था वो भी 2 दिन में होगा। यहाँ तो 5.5 ही लाख हैं। एक अनुमानित संख्या के अनुसार लगभग 10.5 लाख लोगों ने फॉर्म डाला है आरओ में। 10.5 लाख लोग। यहाँ से पीरियड जान लीजिए कि पीसीएस से ज़्यादा सेंटर कमीशन को बनाना पड़ेगा आरओ के एग्ज़ाम में, जो इसी महीने में अगर 8-7 को संपादित करा लिया गया है कमीशन एग्ज़ाम, तो उसी डेट और टाइम पर इसी महीने में 22-23 दिसंबर को आरओ होना है। तो और एक बात थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकल भी करूँगा, 15 नवंबर से, आज हम लोग 6 नवंबर को बातचीत कर रहे हैं, 15 नवंबर से 9 दिन बाद
जो शनि भगवान की स्थिति है, जो पूरे का इस समय कंट्रोल कर रहे हैं, जिनके वजह से चीज़ें डिले होती चली गई, दिसंबर आ गया, वो अब तक बकरी चल रहे थे, वो मार्गी हो गए हैं। उनकी भी भूमिका है, उनको आप इग्नोर करके नहीं, आपको नहीं विद्या आती या विद्या पाखंड नज़र आती है तो आप कुछ भी सोचें कि बीच में फिर पंडिताई पेलने लगा, आप सोचें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये सत्य है कि जो प्रकट है मात्र उतने नहीं, जो अप्रकट हो सर्वाधिक सत्य है, और वही चीज़ों को संचालित कर रहा, वही आपका सिलेक्शन नहीं होने देता। आप ये जान ही नहीं पाते किस कारण से हम सही लिख के आए, इंटरव्यू भी हमारा सही हुआ, सिलेक्शनवा काहे नहीं हुआ। आप अपना प्रारब्धवा देख जानते हैं। आप अपने आप को बुद्धि का पिंड भले समझें, लेकिन आपका ये बुद्धि का पिंड होना ही, आपके अहंकार के चलते ही वह सूक्ष्म तत्व देखने के लिए आपकी आँख में ज्योति नहीं आ पाती, जो ज्योति दिव्य दृष्टि देने के बाद अर्जुन को नहीं आ पाई थी। दिव्य दृष्टि पाने के बावजूद भी वो सक्षम नहीं थे कि भगवान के विराट रूप को झेल पाएं। हाथ जोड़ लिया, हे प्रभु आप उसी साधारण रूप में आइए, हम बहुत व्याकुल हो रहे हैं, व्यथा को प्राप्त कर रहे हैं। जबकि वो सब चीज़ वो तब देख पा रहे थे जब भगवान ने उनको दिव्य दृष्टि दी थी। यानी इन आँखों से भगवान का वह स्वरूप देखा ही नहीं जा सकता जो प्रकट प्रचंड रूप का होता है, जो महाप्रलय का, जो कोरोना महामारी में था। तो जो भगवान की सत्ता को ही स्वीकार नहीं करता या जो अपने बुद्धि को ही पराकाष्ठा का कारण मानता है, उस व्यक्ति को समझाया नहीं जा सकता। उसके लिए मैं यहाँ नहीं बैठता और न उनसे डरता। मैं तो कितनी दफ़े कह चुका, ना सब्सक्राइबर से, मतलब किसी से उस बात का भय नाम का कोई चीज़ नहीं है कि मेरी ये चीज़ छिन जाएगी, इसलिए मैं इस सत्य को ना भखूँ। सत्य बोलना है, कड़वा बोल लगे चाहे मीठा लगे वो आप जाने, लेकिन इस चैनल पर उसका नुकसान फ़ायदा कुछ भी हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम लाइन क्लियर है, ट्रुथ के अनुरागी हैं, सत्य के अनुरागी। और सत्य के अनुरागी इसलिए नहीं कि सत्य का नशा सवार है, नहीं, सत्य अनुप्रयोगी हो, जन कल्याणकारी हो, और आप विद्यार्थियों के लिए, अधिवक्ता साथियों के लिए, बंधुओं बहनों के लिए वो अच्छा मार्गदर्शन का कारण बने। वह सत्य नहीं जो हमको सत्य के नशे में चूर कर दे, जो हमको युधिष्ठिर की तरह सत्यवादी धर्मराज बनाए। नहीं, हम ऐसे सत्यवादी नहीं हैं, हम पलटी खा जाएंगे। हमारे कितना झूठा आदमी तब उसमें मिलेगा नहीं अगर झूठ बोलने से कल्याण होगा। इसीलिए हमने अपने लाइफ में गांधी की थ्योरी नहीं, सुभाष बाबू की थ्योरी अपनाई। हमने अपने लाइफ में स्वामी विवेकानंद की थ्योरी नहीं, गांधी की थ्योरी नहीं, हमने संत राबिया की थ्योरी अपनाई। हमने मंसूर को अपनाया। अपने लाइफ में मैंने इस चीज़ को महसूस किया कि कब कब ठगा गया, जो सत्य पे चला वो भी उस चाबुक से नहीं जिस चाबुक से नेताजी चले गए। नेताजी को कम समय में ही काल कवलित कर दिया गया या छिपते रहे भगवान जाने, लेकिन बहुत असाधारण प्रतिभा। सरदार भगत सिंह ने बुद्धि से काम नहीं किया, जिसका नतीजा है कि लोग उलाहने देते हैं कि कोई भगत सिंह अपने घर में नहीं चाहता। गांधी का कोई विशेष अस्तित्व मेरे दिमाग से नहीं है। गांधी जी के बारे में जो योजना है या जो सत्य के प्रति उनके अनुप्रयोग हैं, वो उनका पर्सनल विषय है। महापुरुष की श्रेणी बनाता है उन्हें, उसमें मुझे कोई संशय नहीं। मेरा उनसे कोई वैचारिक रूप से मनभेद नहीं, मतभेद है। बस इतना ही कहूँगा कि ये जो घटनाएं घट रही हैं, जो दोनों डेट क्लियर कर दिया, दोनों डेटों पर परीक्षा होगी, यानी सरकार इसमें कोई संदेह या कोई संशय नहीं रखना चाहती। आप चाहे ट्विटर का आंदोलन चलाइए, चाहे कोचिंग वाले इकट्ठा हो जाइए, चाहे लड़कों को मिला लीजिए, मूवमेंट खड़ा कीजिए, हाई कोर्ट में लड़िए, सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, सरकार वो पासा जो यूं ही विपक्ष को लग गया था लोकसभा के चुनाव में। योगी जी बहुत पछताए कि हम झूठे पुलिस भर्ती की परीक्षा लोकसभा इलेक्शन के पहले करवाने लगे। वो दोनों वैकेंसी का पर्चा लीक होना, आरओ और उसका पुलिस भर्ती, इसी ने इतना डैमेज कर दिया कि जो बीजेपी अपने आप को 80 में से 70 सीट पाने की सोच रही थी, वो सिमट गई महज 30 के अंदर। वो दर्द भूला नहीं है। गवर्नमेंट अब की बार मुख्यमंत्री की लड़ाई है, यानी योगी जी की अपनी कुर्सी है। तो ये पाला वो कभी नहीं देंगे कि आप पर्चा लीक करो और हल्ला मचाओ कि योगी जी भर्ती सही से नहीं करवा पा रहे हैं, इस सरकार में नौकरी नहीं मिलेगी, इससे बढ़िया तो वह सरकार थी। ये सब कहने की नौबत कब आएगी?
जब पर्चवा लीक हो जाएगा। पर्चवा लीक कब होगा? पर्चवा लीक तब होगा जब 2 दिन की नहीं, आपके कहे के अनुसार 21 दिन हो और 21 सेंटर पे 50 लोगों को कर दिया जाए, जिनका मन चाहे उनका गाइड बना दिया जाए और वही पर्चा लीक करवा दें। तो इस पर समझौता ना करने का सख्त निर्देश था। इसीलिए अधिकारियों के भी पेशीने में बल है, अधिकारियों को रगड़ेंगे नहीं, महुआ की चटनी बना देंगे योगी जी अगर पर्चा लीक हुआ। इसका उदाहरण अगर समझना हो तो जो दोबारा पुलिस भर्ती हुई उसमें किसके साथ क्या हुआ, एक अध्यादेश आया है कि अब जो पकड़ा जाएगा कितना जुर्माना भरेगा। तो जो अपने आप को सूरमा समझते हैं, जिनके रिश्तेदार कमीशन में बैठे हैं, जिनके रिश्तेदार गार्डिया करते हैं, जो बगैर एक अक्षर पढ़े आरओ फाइनल बनने का आप भी सपना देख रहे हैं कि फिर 60 गार्ड बैठा लेंगे, तो ऐसे सारे लोगों को अकल ठिकाने लगाने के लिए अब इसमें देखिए शनि भगवान की माया। योगी जी को अपने कुर्सी का लालच है, थोड़ी देर के लिए कह सकते हैं। उस लालच के चलते ही वो ईमानदारी पर एकदम दत्त दड़े खड़े हैं, चाहे गोली चले चाहे भाला, लेकिन बेईमानी नहीं होने दूंगा। इसमें फ़ायदा किसका होगा? ईमानदार। इसके पीछे कौन खड़ा है? शनि भगवान। आपसे मैं पूछता हूँ, अगर आरओ का पर्चा लीक ना हुआ होता, अगर पुलिस भर्ती का पर्चा लीक ना हुआ होता, तो क्या ये नियम कानून आता? और ये सब करवाने में कौन था? ये डिले क्यों हुआ? इसके पीछे शनि भगवान थे। अब वही 15 नवंबर से फिर लाइन पे आ रहे हैं, 29 मार्च तक लाइन पे रहेंगे। 15 नवंबर से लेकर 29 मार्च तक दे परीक्षा, दे परीक्षा, दे परीक्षा। समझ आइए। तो अब जो पीछे आपने किया है उसका करने का समय आ गया है। तीसरी नोटिस ये भी सफाई में कमीशन ने दिया कि हम जो 2 मीटिंग में परीक्षा लेंगे उसमें अंक कैसे देंगे, हम इसके विवरण में नहीं जानते। हम अलजबरा आपको पढ़ाने नहीं आए, हम मेंसुरेशन यहाँ पढ़ाने आपको नहीं आए, और ना हम स्केलिंग या कोई थ्योरी समझाने आए। बस हम ये समझाने या बताने आए जो इन 3 नोटिस में से, तीनों में से कोई नहीं पाया, 2 पाया, 1 नहीं पाया, 1 पाया, 2 रह गया, तीनों के बारे में जान ले। और थंबनेल पे मैं तीनों नोटिस तो लगा नहीं सकता, क्योंकि हमारी अपनी खुद की परीक्षा के समेत उच्चतर न्यायिक सेवा उत्तर प्रदेश के परीक्षार्थी भी बहुत प्रतीक्षा से अपनी तैयारी कर रहे हैं। 8 दिसंबर को ठीक उसी दिन पेपर है जब पीसीएस के आखिरी दिन का पेपर है। पीसीएस की परीक्षा एक दिन पहले दोनों मीटिंग हो चुकी होगी, होटल बुक होंगे, लड़के सेंटर से आकर के अपने कमरों में होंगे या चले जाएंगे कमरे में आकर, जो दूर दराज से आएंगे, या 8 वाली परीक्षा के लोग आ रहे होंगे। 7 को भी बुक होगा होटल इलाहाबाद प्रयागराज में। अब माननीय उच्च न्यायालय जब ये पता करके डेट निर्धारित किया रहा होएगा, उस डेट तक तो कमीशन ने हामी नहीं भरी थी कि सर 8 तारीख को एग्ज़ाम है। पूर्व का इतिहास बताता है कि मेंस परीक्षा हो या कुछ, हाई कोर्ट अपनी तिथि बदलता नहीं, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि तिथि बदला भी है। दोनों बातें हैं, दोनों के चक्कर में नहीं पड़ना। आपको जब तक डेट है ये मान के चलना कि 100% 8 को एग्ज़ाम होगा, पढ़ते रहना है। लेकिन ये तर्क देना कि पिछले साल पीसीएस के साथ करवाया था, ऐसे तो कई एग्जाम्पल ऐसे हैं कि पीसीएस के ना होने के बावजूद भी टाला था। कोरोना वाले चक्कर में जब महामारी का प्रकोप था, उस समय कई बार आप देखें किस प्रकार परीक्षा आगे पीछे हो रही थी। यहाँ महामारी नहीं है, यहाँ महामारी का बड़ा महाबप्पा है का योगी जी की साख। अगर योगी जी की परीक्षा में प्रयागराज में किसी सेंटर पर हाई कोर्ट के इस परीक्षा के चलते पर्चा लीक हुआ तो जिम्मेवार कौन? तो चाहे मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप कर देना पड़े। अगर मुख्यमंत्री जी को या कमीशन को लगेगा कि उसी दिन अगर हमारे अधिकारी, हमारे पुलिस कर्मचारी हाई कोर्ट में लगे, क्योंकि हाई कोर्ट की बहुत बड़ी विशिष्ट परीक्षा होती है, इसमें कोई छुटकुआ मुटकुआ हेड कांस्टेबल नहीं लगते, इसमें आईजी डीआईजी तक की ड्यूटी लगती है, सीओ सिटी के नीचे का अफसर लगभग नहीं करता। तो अगर उसी दिन ये सारे मातहत अधिकारी इस परीक्षा में लग जाएंगे तो पीसीएसवा क्यों देखेगा? इसलिए मुझे इस बात की आशंका मैं शेयर कर रहा हूँ। इसमें मुख्यमंत्री हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को फ़ोन कर सकता है कि सर इसमें कोई आप रद्दो बदल कर लीजिए, चाहे 1 हफ्ता टाल दीजिए, लेकिन उस डेट पे परीक्षा मत रखिए, क्योंकि मैं जोखिम नहीं लेना चाहता। ये अपनी बात मैं कह रहा हूँ। जो एक सामान्य आदमी अगर प्रिज्यूम करेगा एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच के साथ तो सोच सकता है, नहीं टले उसी पे हो जाए, सरकार व्यवस्था कर ले, अच्छी बात है।
लेकिन ये कयास जो स्वाभाविक तौर पे लग सकता है, क्यों लग सकता है? क्योंकि जिस समय हाई कोर्ट ने डेट कन्फर्म की, उस समय कमीशन ने अपनी डेट कन्फर्म नहीं की थी, अब उसने कन्फर्म किया है। तो अब सरकार और हाई कोर्ट के बीच में मंत्रणा जरूर हो सकती है, और अगर मामला सुलट गया तो ठीक डेट पे होगा। नहीं, मुझे इस बात की आशंका है, चाहे हफ्ते भर के लिए भी टाल दे, हाई कोर्ट अपनी डेट दिसंबर में ही खिसका सकता है। एक हफ्ते, 8 के बजाय 16 पे ले जा सकता है। तो ये संभावना है। देखिए, ये मैं संभावना की बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक जब तक कुछ ऐसा नहीं होता है, आप क्लियर होकर के पढ़ाई करिए और अपने उन अधिवक्ता साथियों को जो यूपी पीसीएस का भी फॉर्म अप्लाई किए थे, वो डिसाइड कर लें किन में से देना है। अगर आपकी अच्छी तैयारी नहीं है तो जाइए पीसीएस दीजिए, छोड़ दीजिए एचजेएस के एग्ज़ाम। और अगर आपकी एचजेएस की तैयारी अच्छी है तो पीसीएस को तो छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, इस बात के लिए भी बोलना ज़रूरी था। मैं अपने उन अधिवक्ता साथियों से जो हमारे टेस्ट सीरीज़ से जुड़े हैं और कंटिन्यूअस जुड़ रहे हैं, 2-1 लोगों का फ़ोन पर डे यही आ जाता है। कुछ ऐसे हैं जो बढ़ के आगे नहीं बढ़ पाते, समय कम है। बिल्कुल नहीं, मैं किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा। आज भी वो बात दोहरा देता हूँ कि 44 प्रश्न पत्र हमारे पास अवेलेबल हैं, इसके बाद मैं नहीं बना पाऊँगा। इन 44 प्रश्न पत्रों से अगर आपको इंटरेस्ट है, जिसमें 12 से 14 नए हैं, बाकी सब पुराने मेथड के पेपर हैं जो ट्रेडिशनल होते हैं, जिनके साल्व मार्केट में भरपूर हैं, इसके बावजूद भी अगर आप हमारे टेस्ट से इंटरेस्ट रखते हैं एचजेएस को फोकस करके, तो आप हमारा व्हाट्सअप नंबर 7705090393 पर व्हाट्सअप करके उस सीरीज से जुड़कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक और रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, अगर आप एपीओ में, जे में या किसी अन्य प्रोग्राम में आपने पैसे पेमेंट कर रखे हैं, तो आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, हमको, हमारे स्वभाव को इसलिए विवश ना करें कि सर उसको इसमें एडजस्ट कर लीजिए, इसमें उसमें एडजस्ट कर लीजिए। ये मुझे ऑड लगता है, क्योंकि एक बार जब साफ साफ आपसे मना किया कि आप इस चीज़ को समझिए, ये इतनी बड़ी नौकरी है कि ये मुलहिजा से नहीं मिलेगी, ये जुगाड़ करने से नहीं मिलेगी, ये 100% कुर्बानी मांगती है, चाहे धन की, चाहे मद की, चाहे श्रम की, चाहे तपस्या त्याग की। जब तक 100% नहीं लगाएंगे, तब तक आपका रिजल्ट फाइनल डिजिट में दिखेगा नहीं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट ये करेंगे कि अगर एपीओ की तैयारी में आपने एक अच्छा मोड़ ले लिया है, तो समर्पित होके जुटिए, नहीं ना रहीमन इधर के ना उधर के। जब इसकी वैकेंसी आई, एग्जाम हो रहा तो इधर लालच लग रही, जब उधर की आई तो उधर लालच लग रही। आप कहीं के नहीं रहेंगे। ये सख्ती से मानिए कि वो जमाना लद गया कि किस्मत से तुक्के में नौकरी मिल जाएगी, कदापि नहीं, नेवर। उल्टे जुगाड़ झांसा में सत्यता का बोध कर लीजिए, मैं उसकी बात नहीं करता। हर वैकेंसी में जो 610 हुई इसमें भ्रष्टाचार हुआ, जो भी 303 हुई इसमें भ्रष्टाचार हुआ। तो अगर आपकी भ्रष्टाचार करने की हैसियत है, मैं यहाँ से पोषित नहीं करता, जुगाड़ लगाने के आप दुस्साहसी कपटी व्यक्ति हैं, दूसरे के हिस्से पर ज़िंदगी काटना चाहते हैं, और आपको इससे बेदर्दी के साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको मैं रोकने वाला कौन होता हूँ? मैं, आप करिए जो सब करना है। ऐसे लोग होते हैं, मैं उनको नकार नहीं रहा, मैंने अपने लाइफ में ये देखा है। लेकिन यहाँ चैनल इस बात को प्रमोट कतरा भी नहीं करता। प्रमोट किसको करता है? जो ईमानदारी से सत्यनिष्ठा के साथ जुटा है, जिसको ये चालाक लोग, बुद्धिदार लोग, बहुत अपने आप को तीरमखां समझने वाले लोग उल्लू समझते हैं, महामूर्ख समझते हैं। एक ऐसा शब्द है जो मैं यहाँ से कहना नहीं चाहूँगा, आप लोगों के मन में आ गया होगा, वो समझते हैं। उनके समझने से क्या होता है? कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख हो। अपने को ठगा देने से, अगर आप पर कोई हंस रहा है, आपके पीठ पीछे, आपके मुंह पे, और आप पर, आपको उस पर दया नहीं आ रही है, बल्कि खुद के हंसाई पर, खुद ही के हंसी के पात्र बनने पर आनंद महसूस हो रहा है भीतर से, तो आप जगे हुए पुरुष हैं या जगी हुई स्त्री हैं। और अगर किसी के हंस देने मात्र से आप में क्रोध आ जाता है, आप प्रतिक्रिया करने में उलझ जाते हैं, उसको औकात दिखाने में लग जाते हैं, तो आप कमज़ोर हैं, वो मजबूत है। वो सफल रहा क्योंकि वो यही चाहता था कि आप दिमाग डिस्टर्ब कीजिए और 4 लाइन, 4 घंटा, 4 मिनट आप बर्बाद कीजिए। सफल मत होइए। आपके लाइफ में ये कोई भी कंपटीशन की ए ग्रेड, बी ग्रेड की ईमानदारी से परीक्षा में सफलता तब मिलेगी जब इन भौंकने वालों से, इन चालाक सातिरों के सातिर चाल से आप
शांतिपूर्वक निपट जाएं, प्रतिक्रिया न दें, शांति से अपने लक्ष्य की तरफ लगे रहें। चाहे 1 ही घंटा पढ़ें, लेकिन शांतिपूर्वक बगैर शोर शराबा दिखावा के अंदर ही अंदर पढ़ें। बहुत अंतःकपटी नेचर से नहीं। बहुत लोग ऐसे होते हैं, मैंने पाया लाइफ में सक्सेस पाने के लिए सिर्फ अपना 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 ये भाव अगर चल रहा है, बहुत करेंगे आप जॉब पा जाएंगे, आप अपने बीवी बच्चों का कल्याण कर लेंगे, जिसके लिए जजमेंट लिखेंगे उसका कल्याण हो जाएगा, लेकिन आप मानवीयता जो एक जीवन का अध्याय है उसको न जी पाएंगे, न जीने की प्रेरणा किसी को दे पाएंगे। बस आप क्या हैं, जैसे मशीन को चालू कर दीजिए तो मशीन जिस काम के लिए बनी है वो करने लगती है। ठीक ऐसे आपको परमात्मा ने ढूक के पढ़ाया है, निपट स्वार्थ कट्टर स्वार्थता की पराकाष्ठा में आपने पढ़ा है, मोटी मोटी किताबों को याद किया है, वही लिखना है, वही समझना है, नैतिकता की परीक्षा होनी नहीं है, आप पास हो जाएंगे। आप पूरे जीवन रिटायर होने तक जॉब करेंगे, बाद में आपका नाम भी होगा, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए आपके जीते जी भी और मरते वक्त भी, मरने के बाद भी आपको कोई ये नहीं कहेगा बड़ा अच्छा आदमी था। आपके पैसे पद की डिनाई नहीं करेगा, लेकिन आपको अच्छा आदमी नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि आपने आदमियत न सीखी, न सीखना चाहिए, न सिखाने के लिए प्रेरित किया। ये जीवन का एक ऐसा पन्ना है जो आदमी के साथ जो पद प्राप्त करता है, जो नहीं भी प्राप्त करता है, मानव का पन्ना, मानव बनने का पन्ना, मानव असली होने का पन्ना वो सिखाता है, जो मानवीय पहलू के साथ कोई पद प्रतिष्ठा प्राप्त। हालांकि ये परसेंटेज रेशियो बहुत कम है। किसी भी विभाग में चले जाइए, ज़्यादातर दिमाग से चलने वाले लोग हैं, दिमाग हावी है सोसाइटी पर। इसीलिए चिड़िया चरित्र, चंचलता, चालाकी, सातिरपना, ये जो दुनिया का कवित्व है उसमें सीधा साधा सज्जन आदमी पिट जाता है, मार खाता है। सीधे का मुंह कुत्ता चाटे, इसी बेसिस पे कहा गया है, क्योंकि उस पर कोई भी प्रतिक्रिया करके निकल जाएगा, उसको फर्क भी नहीं चलता, या जान के भी वो कुछ करता नहीं। ये दुनिया सातिरों की है, जमात है सातिरों की, और डिपार्टमेंट में ये कूट कूट कर भरे हैं। जितना ऊंचा वहदा उतने खतरनाक सातिर लोगों का जमावड़ा, स्वार्थियों का जमावड़ा, केवल स्वार्थ के पिंड से बने हुए अधिकारियों की फौज है, नेताओं की फौज है, अमीरों की फौज है, जिनको सिर्फ और सिर्फ अपने से मतलब है, पर लोग कल्याण क्या होता है वो उसको सुनना तक नहीं चाहते। वो इसको सुनना, उस पर बातचीत करना, उसके बारे में मंथन करना बेवकूफ़ाना काम मानते हैं। जैसे एक दिमागी आदमी कभी भी स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, देवी देवता क्या होता है, इससे उसको कोई लेना देना नहीं। हाँ, देवी देवता को कई लाख देने से अगर अपना काम बनता हो तो लाख का जुगाड़ करेगा, लेकिन वो ये कभी नहीं सोचेगा देवी देवता ही कैसे हुआ जा सकता है, कैसे एक परम पिता परमेश्वर के लिए प्यार पैदा किया जा सकता है, कैसे भक्ति रस में डूबकर चैतन्य हुआ जा सकता है। नहीं, उधर उसकी क्षमता नहीं है, वो नील है। इसलिए उसकी बुद्धि सीधा सपाट काम क्या करती है, कोई जुगाड़ है, अगर जुगाड़ है तो जुगाड़ लगाएंगे, चाहे भगवान से ही रिश्वतखोरी करनी पड़े, हनुमान जी के मंदिर में लड्डू चढ़ाएंगे, लंगोटा चढ़ाएंगे, यहाँ भी जुगाड़ लगाएंगे, यहाँ भी दिमाग चलाएंगे। लेकिन वो तत्व जो जिसके बूते कबीर कहते हैं कि कबीर आया आप ठगाइए, वो जनरल आदमी के समझ में नहीं आएगा। और ये जो युवक युवतियाँ हमसे जुड़े हुए हैं अधिवक्ता के हैसियत से, उनकी भी हैसियत बहुत ज़्यादा मैच्योर माइंड के नहीं है, समझने की कोशिश करते हैं, जो मेरे में अनुकूल धारा रखते हैं, लेकिन शायद ही समझ पाते हों, मुझे ये विश्वास है। तो आज का वीडियो इन तमाम सूचनाओं और उनसे परिणत हुए परिणामों पर था। मेरी कोशिश, जैसा कि हमने कल की वीडियो में आपसे कहा कि कल से मैंने स्टार्ट किया, आज दूसरा दिन था, घटनाक्रम से भरपूर था, लेकिन कोशिश रही, परमात्मा ने साथ दिया। छोटा सा प्रयास मैं कर रहा हूँ, हमें समय बिल्कुल नहीं मिलता है आपको ही पढ़ते पढ़ाने में। जो हमारी पढ़ाई हो रही है, मैं भी जाऊँगा एग्ज़ाम देने अगर 8 को होता है, जो होगा मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि अगर आज भी ईमानदारी से बचे हुए जो 33 दिन हैं, 33 दिन हैं, इस 33 दिन में भी अगर ईमानदारी से आप काम करें तो आपको कोई ताजुब नहीं, मेंस लिखने का अवसर यूपी उच्चतर न्यायिक सेवा यानी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद आपको ज़रूर देगा। एक कारण है, माइनस मार्किंग है नहीं, क्वालिफाई 20 गुना होना है, वह यूपी कमीशन से भी ज़्यादा है। यूपी कमीशन 16 गुना लगभग क्वालिफाई करा रहा है, उससे 4 गुना ज़्यादा। अन्यथा अगर 10 गुना का सिस्टम जो बिहार में है वो हो
तो जानते हैं केवल और केवल 800 कुछ लड़के ही मेंस लिखते, और तब ये चुनौती बहुत बढ़ जाती, तब ये मेरिट भी बहुत हाई निकल जाती। कल के वीडियो में जो एक कयासबाजी पुरानी मैंने दोहराई है, उसको ही मैं रेगुलर बेसिस पे, इस बेसिस पे कह रहा हूँ कि अगर नए 36 एक्ट में से 3600 में से सवाल बनाया तो मेरिट डाउन, और अगर 36 में से ज़्यादा के सवाल उसने छोड़ दिए, पुराने आधार पर ही लाऊ ने उन्होंने प्री में सेट किया, 80% भी और 20% का रेशियो रखा, यानी 80% पुराना, 20% केवल नया। कहने का सीधा सपाट मतलब, जितने ज़्यादा रेशियो में नए ला से क्वेश्चन आएंगे उतनी संभावना मेरिट के लो रहने, और जितने पुराने बेस पे आएंगे उतनी संभावना मेरिट के हाई होने की है। क्यों? रिपीटेड क्वेश्चन लगभग सारे लोग तैयार करके आएंगे, वहाँ जो गलती करेगा वो तो एकदम बाहर हो जाएगा, तो वहाँ गुंजाइश नहीं बचेगी कि गलती करे कोई। जो सिलेक्शन पाएगा उनकी बात कर रहा हूँ मैं, सारे 4500 की बात नहीं कर रहा, मैं केवल 1660 की बात कर रहा। वो 1660 में आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, आप भी नहीं हो सकते, हम भी नहीं हो सकते। अगर उस समय टाइम पर अगर आपने सटीक सही अर्थ में जो पेपर आया उसका मूल्यांकन मेरिट के लेवल तक नहीं कर पाए, आपने सही OMR सीट नहीं कल किया, OMR सीट सही से किया, लास्ट में उस पर स्याही गिरा दी, ले जय जय सिया राम। कहने का मतलब है कि दुर्भाग्य, तो उस समय को आप बड़ा सहेज कर, वो है जिंदगी का बहुत बेशकीमती टाइम होता है। किसी भी एग्जाम का प्रीलिम्स आपका प्रवेश है, आपको प्रवेश मिले इसकी एक सर्टिफिकेट है, तो उसमें आप अपने मनोविज्ञान, आपकी मनोदशा, आपका मानसिक संतुलन होना चाहिए। घर में तूफान मचा, आप प्री देने गए हैं, नहीं हो पाएगा। और किसी भी सेक्टर में मैं आपको कभी भी भाग्यवादी होने से रोकता हूँ। आप कर्म करें, कर्म पर जमाए रहें अधिकार। इसी में जो कयासबाजी की मैं बात इसलिए कर देता हूँ कि हर तरीके का तार्किक मैड अगर आप रेगुलर वीडियो सुनते हैं तो माइंड में रहे, मानने के लिए विवश होने को नहीं कह रहा। जो जूनियर डिवीजन और APO के बच्चे हैं जो अपनी वैकेंसियाँ की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ये दोनों परीक्षाओं के संपादित होने के बीच में ही यूपी कमीशन 2025 के कैलेंडर और उससे संबंधित परीक्षाओं की तिथियां तथा न्यू वैकेंसी को स्पष्ट करने की स्थिति में आ जाएगा। पहली जिम्मेवारी जिसमें कमीशन बुरी तरीके से फंसा है वो यही 7-8 दिसंबर है। ये अच्छा है कि 7-8 दिसंबर को ही निपट जा रहा है, कहीं ऐसा नहीं हुआ जैसा कि सिविल के बच्चे चिल्ला रहे थे कि ये नए साल में, अगर नए साल में चला जाता तो आपकी वैकेंसी आने की संभावना भी लिए चला जाता। इसलिए धन्य मनाइए कि यूपी PCS का एग्ज़ाम 7-8 दिसंबर को होने जा रहा है। यूपी लोक सेवा आयोग जो परीक्षाएं लेता है उसी में तो आपकी जे और APO है। ऐसा तो है नहीं कि माननीय उच्च न्यायालय उच्चतर न्यायिक सेवा की तरह खुद परीक्षा करवाता है। तो कमीशन उसमें निस्तूगी चाहता है, यानी सिविल या RO का झकसा ना हो। तो जब ये झकसा नहीं रहेगा तो झकसा रहने में क्या है, जब PCS का एग्ज़ाम करवा ले उसके बाद वो वैकेंसी निकाल दे, आप लोग फार्म भरिए, तब तक वो RO करवा ले, और उसके बाद नए साल में फरवरी या लास्ट मार्च में प्री की डेट निश्चित कर दे। ऐसा कमीशन कर सकता है, इसकी संभावना अति प्रबल हो गई है। तो हम आप सभी लोग से जो यूपी जूनियर डिवीज़न और यूपी APO की परीक्षा की तैयारी के लिए वाट जो रहे हैं वो इस घटनाक्रम को समझें। पूरी बात भले HJS की इसमें समाहित है, आपके भी काम लायक है। और चीज़ों को जब समझेंगे तो दूसरे के बरगलाने पर, दूसरे के जानबूझकर फेक न्यूज़ देने पर आप निष्प्रभावी रहेंगे और आपकी पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। हमसे या किसी भी व्यक्ति से, अगर आप टेस्ट सीरीज से जुड़े हैं या आप क्लासेस से जुड़े हैं या आप स्वयं से पढ़ाई करते हैं तो दिग्भ्रमित नहीं होंगे। और नतीजा क्या होगा, जब भी वैकेंसी आ जाएगी फॉर्म भर के आप रेड अलर्ट मोड में आ पाएंगे। और अगर ऐसा नहीं करेंगे, मति भ्रम के शिकार होंगे, कभी इधर कभी उधर बंदरों की तरह कूदेंगे, तो नतीजा सिफर होने से कोई रोक नहीं पाएगा। ये यूपी HJS में भी काम करेगा। लोग छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, लोग राजस्थान जा रहे हैं, इतने अति संवेदनशील परीक्षा होने के बावजूद कुछ ऐसे भी हैं जो बिल्कुल ये मान के चल रहे हैं कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय एग्जाम करवाने का केवल नाटक कर रहा है, इस बार किसी को लेगा नहीं। उनके ऐसा सोचने का आधार है, लेकिन ऐसा आपको सोचने का अधिकार परमात्मा ने भी नहीं दिया है। हम कौन होते हैं? परमात्मा क्या कहता है, फल पर आपको चिंता नहीं करनी है, आपको ये कर दिखाना है कि आपने कर्तव्य का पालन 100% किया, आपने 1% भी लीकेज नहीं छोड़ा।
तो फिर वो जो परमात्मा जो फल के लिए अपनी गारंटी दे रहा कि फल मेरे जिम्मे है, तुम केवल करने का अधिकार रखते हो, तो ऐसा कोई व्यक्ति अगर सोच रहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट लेगा ही नहीं, यानी वो क्या हो गया, इस मामले में खुद जजमेंटल हो गया। जजमेंटल कौन होता है? जजमेंट का अधिकारी कौन है? परमात्मा। खुद को परमात्मा घोषित कर लिया, यानी अपने दिमाग पर उसे इतना भरोसा है कि परमात्मा को अस्वीकार कर रहा है। ऐसे में उसका सिलेक्शन जहां वो चाह रहा है वहां भी और यहां भी नहीं होगा। कितनों जुगाड़ जैक लगा ले, क्यों? क्योंकि उसने सारे निर्णय अपने बुद्धि के ब्रेन पे लेने शुरू कर दिए हैं। बुद्धि के लेवल पर उसने आत्मा क्या होता है, तत्व क्या होता है, ये सत्ता क्या है, अस्तित्व क्या है, ये चेतना क्या है, इसको उसे पता ही नहीं और ना वो पता करना चाहता है। आप इसीलिए पाएंगे संसार में ज़्यादातर पैसा कमाने वालों के पास बुद्धि क्षमता घटती चली जाती है। वो ये बिल्कुल समझ नहीं पाते। ये राजे महाराजे जो राजसी तंत्र में जीते हैं, खान पान शौकीन, राज रंग रंगही न भावे, इसमें भी रहने वाले लोग बुद्धि से कुंठित होते चले जाते हैं। बुद्धि रपारप या बहुत धारदार किसकी हो जाती है? जो अभाव में जी रहा होता है या जो अति सुविधा के बूते टेक्निकल प्रोफेशनल सब्जेक्ट को रोज रीड करता है या उसी पेशे में काम काज करता है। जैसे एडवोकेसी में काम करने वाला, क्रिमिनल मुकदमे लड़ने वाला वकील, इसका दिमाग अपने आप तरास उठता है। ऐसे ही आढ़तिया बाजार में काम करने वाला, शेयर मार्केट में काम करने वाला व्यक्ति, दिमाग लगाना पड़ता है, वहाँ दिमाग तेज हो जाता है। तो जितने बिजनेस व्यापार के सेक्टर दिमागी वाले हैं, वहाँ कामकाज करने वाला आदमी का दिमाग तेज होता चला जाता है, कुटिल होता चला जाता है, कपटी होता चला जाता है, जिसका नतीजा होता है वो दिल से काम लेना बंद कर देता है, वो केवल दिमाग से काम लेता है। उसके परिणाम में क्या होता है? जब 55-60 के बाद उसकी ज़िंदगी बुढ़ापे वाली आती है, तब भी वो दिमाग से ही काम लेता है और वो उम्र दिमाग वाली नहीं होती। बालक बूढ़े एक समान, ये दोनों दिल के होते हैं। ऐसा व्यक्ति दिमागी हो जाता है और पूरे परिवार से बहिष्कृत हो जाता है, चाहे कितनों बड़ी संपदा खड़ी कर दे। ऐसा दिन देखने को मिलता है कि जिसके 5-5 बेटे, पांचों अधिकारी, वो खुद वृद्धा आश्रम में जी रहा है। क्यों? दिमाग। हम इतना बनाएंगे, अपने बच्चों को इतना कर देंगे, इतना ऊंचे पहुंचा देंगे, उनको किराया नहीं खर्चा करना पड़ेगा, तो होगा यही। अत्य सर्वत्र वर्जित। अति सर्वत्र वर्जित मतलब अति किसी चीज़ की ठीक नहीं होती, अच्छी भी क्यों ना हो, अगर उसकी अति हो रही है तो नुकसान पहुंचाएगी। मीठा एक सीमा तक अच्छा लगता है, अगर अति हो जाएगी तो आप में शुगर पैदा कर देगा, डायबिटीज़ के मरीज हो जाएंगे। हैं? ये सब बातें आपके प्रौढ़ता के लिए हैं। मेरा खुद का एग्ज़ाम है, आप जान रहे हैं, फिर भी आधे घंटे 20 मिनट में कंटिन्यूअस कोई कार्यक्रम रोका नहीं हूँ। थोड़ा डिले कर दिया हूँ, अपने बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार कि अगर आप ये रेगुलर वीडियो सुन रहे हैं, हमारे सीरीज या क्लास से जुड़े हैं, जब तक आप लोगों की डेट कन्फर्म नहीं होती और हमारा इसी बीच में एग्ज़ाम नहीं हो जाता, तब तक थोड़ा ये गति धीमी रहेगी। अगर आप लोग प्रश्न पत्र लेकर क्वेश्चन पेपर हल कर रहे मेंस वाला, तो आप मुझे आंसर शीट अभी सेंड मत कीजिए। क्यों? हम भूल जाएंगे, हमारा आप ऊपर प्रेशर है। आप लोग इतनी ही रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करिए कि 8 दिसंबर के बाद 2 दिन और बिता दीजिए, 10 दिसंबर के बाद आप लोग अपनी कापियाँ भेजेंगे। क्लासेज अगर हम रेगुलर दे रहे हैं, अगर 1-2 दिन नहीं दें बीच में, तो उसको इग्नोर कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बंद कर दूंगा, लेकिन ये ज़रूर कह रहा हूँ कि ये जीवन मरण या उच्च परीक्षा है, इसमें मैंने पूरी पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं की है, लेकिन जैसा कि कहा कल से हमने स्टार्ट किया है, तो कल से स्टार्ट में ही चलने दीजिए। 8 तक अगर एग्ज़ाम होता है तो इतने ही दिन पढ़ के सही, हम नहीं साल भर पढ़े। तो आप लोगों के सहयोग से फिलहाल अगर आप लोग जिद करते तो हम ये नहीं कर सकते थे जो हमने कल से किया। परमात्मा आपके प्रति हमें आभारी बना रहा है। ऐसा यूं ही नहीं कर रहा होगा वो जिसने मुझे कभी, जो मैंने सपने में नहीं सोचा, उस मंच पे लाके खड़ा किया। हम एक साधारण छात्र जीवन में, अधिवक्ता जीवन में थे, हमको आप लोग कैसे पहचान सकते थे, लेकिन ये एक ऐसा चैनल परमात्मा ने खुद सृजित करवाया और अपने ही माध्यम से, अपने ही शक्ति के द्वारा इसको कंटिन्यू रखे हुए है। ज़रूर उसकी कुछ मर्जी होगी, इसलिए हम सब की मर्जी नहीं, परमात्मा की मर्जी। और आज की इस टोटल बात लेते हुए हनुमान जी को निवेदित करते हुए आज का वीडियो यहीं बंद करता हूँ।
अगर उच्चतर न्यायिक सेवा, जूनियर डिवीज़न, एपीओ, नई तीनों संहिताओं को हिंदी माध्यम में पढ़ने, सीरीज इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में चाहे प्री या मेंस की जुड़ने के लिए इच्छुक हैं तो हमारा वही पुराना व्हाट्सअप नंबर 7705090393 पर व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फ्रस्ट्रेट ना हो। आप लोग तो अपना फ्रस्ट्रेशन हम पर उतार देते हैं। आप लोगों की वैकेंसी नहीं आ रही है तो हम पर उस पर गुस्सा उतारने से, हमारा चैनल अनसब्सक्राइब करने से वैकेंसी आ जाएगी। ठंडा रखिए, कूल रहिए, हमें पे नहीं किसी पर कोई प्रतिक्रिया मत कीजिए, संतुलन साधिए। ठंडा रहेंगे तो बहुत कुछ कर लेंगे, धीरज रखेंगे बहुत कुछ कर लेंगे। अगर उबलेंगे तो मामला नुकसान में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलने दीजिए। अपने सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को नमस्कार करते हुए, जय सिया राम बोलते हुए, कल फिर मिलने के वादे के साथ चलता हूँ। सभी अधिवक्ता साथियों, बंधुओं और बहनों को जय जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।